तो रिटर्न फॉल्स करने से क्या होगा कि जैसे ही रिटर्न फॉल्स वाली लाइन कॉल होगी, पोस्ट बैक रोक देगा और इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। अब अगर सेव पे क्लिक किया, एम्प्टी है, तो ओके करने पे आप देखिए पोस्ट बैक नहीं होगा। जब इसके अंदर कोई टेक्स्ट होगा तो पोस्ट बैक होगा, क्यों? वो अलर्ट वाला इफ चला ही नहीं। अब हम ये भी चाहते हैं कि जैसे ही अलर्ट चले ना, वो उस बॉक्स पे कर्सर ब्लिंक भी करने लग पड़े, ताकि हमें ना जाके उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़े, हम सिंपली टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो जिस बॉक्स पे एरर है उसी को सिलेक्ट किया, एंड इसके पास एक फोकस का मेथड होता है, फोकस, वो फोकस उसके ऊपर कर देता है। एंड चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सेव के ऊपर क्लिक किया, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ओके, एंड देखिए कर्सर ब्लिंक करने लग पड़ा, कर्सर वहां ब्लिंक कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, एक और बॉक्स लगा लेते हैं। इसको कॉपी किया, मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज करनी है प्रॉपरली जब भी डिजाइन बनाना है। तो मैंने इसको लास्ट नेम एंड txt लास्ट नेम, ठीक हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट नेम भी एंटर करे, लास्ट नेम भी एंटर करे तो हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इफ एल्स इफ करके यहाँ txt पहले एक चेक करेगा, देन दूसरा चेक करेगा, और जब ये एम्प्टी हो तो फोकस भी इस पे आए और मैसेज भी आए, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, अब जरा चलते हैं ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश, ये क्लिक किया, आया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। एल्स नहीं चली, क्योंकि इफ चलती है या एल्स चलती है तो टेस्ट। अब सेव पे क्लिक किया तो अब आएगा प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, अब फोकस इस पे आएगा दिस वन, और अब इसके बाद हो जाएगा पोस्ट बैक। अब ये बताएं कि अगर मैं यहाँ से एल्स खत्म कर दूं और बटन प्रेस करूं तो दोनों अलर्ट आएंगे इकट्ठे ही, या जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह ही चलेगा? पहले आएगा फिर रुक जाएगा, दूसरा फिर पुट करेंगे तो रुक जाएगा। मैंने एल्स खत्म अच्छा कर दी। अच्छा, ये सर जी दोनों में से एक इफ चलेगी फिर। क्यों? सर जी क्योंकि जो जो इफ पहले आती है वो वाली चल जाती है, अगर उसमें मतलब वो ट्रू हो जाए उसकी कंडीशन। नहीं, ट्रू होगी उसके बाद नीचे वाली इफ में भी तो आ ही जाता है ना। इफ एक निकलने के बाद दूसरी इफ में भी तो चला जाता है ना, वो कोड रुकता तो नहीं, इफ कोड रोकती नहीं है। सर वो पहली वाली को जब हो जाएगा फिर दूसरी वाली पे आएगा ना। मतलब कि मैं जैसे ही ओके पे रिटर्न क्लिक, फॉल्स लिखा होगा। एक्चुअली पता क्या है, ये देखें, मैं रिटर्न फास्ट दोनों में से हटाता हूँ। जब दो इफ लगी होने, इसका मतलब इसको भी रन करना है, इसको भी रन करना है, रुकना नहीं है कहीं पे भी। ये देखें अभी जरा, क्या आया, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ओके किया, साथ ही आ गया प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, और पोस्ट बैक भी हो गया। इफ एल्स में क्या हो रहा था, एक चल रहा था उसके बाद, लेकिन अगर मैं रिटर्न कर दूं ना, रिटर्न का मतलब ये है, अगर ये इफ चलती है ना तो यहां तक चले, इसके बाद इस फंक्शन से निकल जाए, बाहर आ जा। जब इससे बाहर आएगा तो नीचे वाली को चलने ही नहीं देगा। फिर अगर ये नहीं चली, नीचे वाली में आएगा, तो ये जब चलेगी ना रिटर्न फास्ट, रिटर्न का मतलब है कि बस इसको खत्म कर दो, बाहर आ जाओ फंक्शन से, रिटर्न कर दो। तो अब देखें जरा, मैंने दोनों में रिटर्न फास्ट लिखा, जो जब भी रिटर्न फास्ट चलेगा ना तो वो एक ही चलेगा, बाहर निकाल देगा। देखें, एंटर योर फर्स्ट नेम, ओके, दूसरी नहीं चली, क्यों? पहली चली, उसमें रिटर्न फास्ट जैसे ही आया फंक्शन से बाहर आ गया। जैसे ही इसको फिल करेंगे, अब क्लिक किया, अब फर्स्ट वाली तो इफ चलेगी नहीं क्योंकि एम्प्टी तो है नहीं, सेकंड वाली चली, ओके चलिए इसमें, और पोस्ट बैक भी नहीं हुआ। अब क्लिक करेंगे तो अब पोस्ट बैक होगा। इतने में बताएं किसी को कंफ्यूजन है?
देन एक पॉइंट उसका और करना है हम लोगों ने। हाँ जी, देख लें एक दफा, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि जब फर्स्ट नेम एंटर ना हुआ हो एंड पॉपअप अगर आए प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, तो वो उसका टेक्स्ट भी रेड कर दे। मीन्स मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने जब C# की थी, उसके अंदर हम लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट किया था, स्टाइल डॉट एड, एंड द सेकंड वन वाज कि हमने उसके अंदर एट्रीब्यूट से भी किया था। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से है कि हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह से अप्लाई करनी है उसको देखते हैं कि हम अगर CSS अपनी इसको अप्लाई करना चाहते हैं jQuery के कोड से तो किस तरह करेंगे। मैंने कंडीशन ये लगाई कि जब पॉपअप आए प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, तो टेक्स्ट कर दे रेड। किसका टेक्स्ट रेड कर दे? इस टेक्स्ट बॉक्स का। द फर्स्ट थिंग इज कि हमें टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करवाना है। देन CSS अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है CSS का। ये कॉमन 8-10 फंक्शन है, ये एक दो दफा यूज करेंगे तो याद आ जाएंगे। वैल है, CSS है, या एक अभी और पढ़ेंगे। CSS ये भी 2 पैरामीटर मांगता है। वो कहता है फर्स्ट वन इज की एंड द सेकंड वन इज वैल्यू। तो हमने कलर अप्लाई करना है, कलर, एंड द कलर इज रेड। अब होगा क्या कि ये इस टेक्स्ट बॉक्स का कलर जो है, टेक्स्ट कलर, वो कर देगा रेड। चलते हैं, सेव पे क्लिक किया, ओके, ये देखें ये रेड हो गया। नीचे वाला जो है वो उसी तरह ब्लैक ही रहेगा। क्या किया हमने कि जब पॉपअप चले वो CSS से स्टाइल शीट ले एंड उसको अप्लाई कर दे। अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें ना, तो ये देखें स्टाइल कलर रेड ये नजर आ रहा है, ये इधर से ये लगा हुआ है। इसको खत्म करूंगा तो खत्म हो जाएगा, लगाऊंगा तो फिर आ जाएगा। तो इसने बेसिकली सिंपली स्टाइल शीट अप्लाई कर दी। मैं चाहता हूं कि जब नीचे वाला आए तो उसका कलर ब्लू हो जाए एंड उसका फाउंट 20 पिक्सल हो जाए। तो मुझे 2 दफा CSS लगानी पड़ेगी, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। अगर आपने मोर देन वन स्टाइल के एट्रीब्यूट अप्लाई करने हैं तो क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या यूज करना चाहिए? अगर एक ऐड ही, क्लास मूव क्लास। यानी वो तो फंक्शन है ना, मैं पूछ रहा हूँ यूज करना क्या चाहिए। स्टाइल शीट में अगर बात करें तो हमें बेसिकली क्लास बना लेनी चाहिए। हमें, अगर मैंने इसको कलर भी देना है, फॉन्ट भी देना है, बॉर्डर भी देना है, रेडियस भी देना है, इतनी चीजें देनी है, तो उसके लिए बेटर ये है कि हम लोग एक क्लास बना लें स्टाइल शीट की ना। तो हम यहाँ बनाते हैं स्टाइल डॉट माई बॉक्स। आप अपने नाम से बना लें, मतलब जब भी क्लास बनानी हो प्रॉपर नेम से, कि रेड बॉक्स या कस्टम बॉक्स, इस तरह का कुछ। मैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पता चले कि माई बॉक्स एक कस्टम क्लास है। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं कलर इज ब्लू एंड फॉन्ट साइज इज 20 पिक्सल। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि जब ये अलर्ट चले तो इसको वो वाली क्लास जो है वो अप्लाई हो जाए। तो क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऐड क्लास एंड द सेकंड वन इज रिमूव क्लास। रिमूव क्लास क्लास लगी हुई को रिमूव करती है, और ऐड क्लास जो है वो क्लास को ऐड करती है। केस सेंसिटिव है। हाँ जी बच्चे, पेपर में बूटस्ट्रैप इंक्लूडेड है। जितना कोर्स कल के लेक्चर से पहले पढ़ा है, मीन jQuery से पहले तक, वो है ऐड क्लास एंड देन
हमारे पास क्लास का नेम है माई बॉक्स। ठीक हो गया। तो हम इसको अब करते हैं रिफ्रेश। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कौन जाग रहा है। एंड अयाज नजर, रोल नंबर 41। यस सर। बच्चे मैं फर्स्ट टाइम सेव पे क्लिक करूंगा, क्या क्या होगा? कोई पॉपअप आएगा, कोई कलर चेंज होगा, कोई फ़ॉन्ट चेंज होगा, क्या आपको क्या लगता है? क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे स्क्रीन के ऊपर? सर कलर चेंज होगा। किसका? अदील शाहिद, रोल नंबर 45। हाँ जी अदील बच्चे। यस सर, आपने क्वेश्चन क्या किया है? मैंने क्वेश्चन ये किया है कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या क्या एक्शन परफॉर्म होंगे? सर वो एक तो अलर्ट आना है ना कि वैल्यू एंटर करें फर्स्ट नेम के अंदर। ठीक है देन। फिर उसके बाद जब वो ओके करेंगे तो फोकस लेके जाएगा फर्स्ट नेम वाले पे, ताकि आप उसको फिल करें। और कलर वगैरह किसी का या फ़ॉन्ट चेंज होगा? इसका नहीं सर, मैंने किसको पता है कि क्या क्या फंक्शन होगा? पहली दफा क्लिक होगा, दूसरी दफा क्लिक होगा। जो पहली दफा सर क्लिक होगा तो फर्स्ट नेम पे सर जी ने वो कर्सर ब्लिंक करेगा पॉपअप के बाद। और रेड कलर में सर जो लिखेंगे वो होगा, और जब सेकंड में करेंगे तो सर ब्लू में होगा और उसका फॉन्ट भी चेंज होगा पॉपअप। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया है। हमने पहले कोड में दिखा देता हूँ। ये देखें कोड में लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट नेम एम्प्टी हो, अलर्ट आए, फोकस आए, कलर रेड हो जाए। इसमें क्या है, ये तो चलेगा ही ना अगर ये इफ चल गई। क्यों? रिटर्न किया हुआ है। रिटर्न का मतलब यही है कि मतलब यहां से बाहर निकल जाओ, बस अब आगे कुछ भी नहीं रन करना। जब सेकंड टाइम इसको फिल कर दिया, सेकंड टाइम फिर ये चलेगी नहीं, फिर ये चलेगी, फिर ये अलर्ट भी आएगा, फोकस भी आएगा और क्लास भी ऐड होगी। इसको प्रैक्टिकल ये भी देख भी लेते हैं। फर्स्ट टाइम क्लिक किया, आया प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ब्लिंक भी कर रहा है, कलर रेड भी है। यहाँ भी कलर देखें ब्लैक है। मैं इसको एम्प्टी किया, सेकंड टाइम क्लिक किया, आया प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, फाउंट बड़ा हो गया, बॉक्स बड़ा हो गया उससे, एंड देखें हो गया ब्लू कलर का। तो बासित ने बिल्कुल ठीक बताया है कि कलर पहली दफा रेड होगा एंड कर्सर ब्लिंक करेगा, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम आएगा। सेकंड टाइम जब फर्स्ट वाले को फिल कर देंगे, फिल किए बगैर उसको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम प्रेस करें तो वो वही बताता रहेगा, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। सेकंड टाइम का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले को फिल करने के बाद अगर हम उसको क्लिक करेंगे एंड सेकंड वन अगर एम्प्टी है तो देन आपका जो है वो फाउंट बड़ा कर देगा एंड आपका ब्लू कर देगा उसका फाउंट। इसमें बताएं किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ ना लगी हो? ठीक है। अच्छा कल एक बच्चे ने मुझे टाइटल सेंड किया था, पता नहीं आपकी क्लास से था कि सेल्फ से था, मुझे नहीं आइडिया। ओ सॉरी, सेल्फ से था या रेगुलर से था? वो बच्चा है इधर? सर मैं था सर बासित। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को एक दो चीजें बतानी है, मैं जरा ये डिस्कस कर लूं।
अच्छा, आपने कहा था कि आप क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का। यस सर। उसमें रियल एस्टेट में आप बेसिकली जो आपने बताया ना, ऑनर कैन ऐड प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड एंड मॉडिफाई रिजेक्ट एक्सेप्ट, ये बेसिकली एक मॉड्यूल ही है। व्यू सर्च वगैरह ठीक है, उसमें आ जाता है। आपने सिटीज मैनेज करने हैं, देन कोई एरियाज मैनेज करने हैं, ये चीजें आपके अलग अलग मॉड्यूल होंगे। सिटीज, एरियाज एंड देन आपने होम की पिक्चर, देन मुझे आपने यस यहाँ सर। तक फिल्टरिंग देनी है कि मैं कहूँ कि मुझे बताएं कि 5 मरला के कौन से घर हैं, डबल स्टोरी इनमें से कौन से हैं, तो ये सारी चीजें। तो अगर ये यस सारा सर, वो कुछ आप मैनेज करते हो तो देन एक्सेप्टेड है। यस सर, ये सारा फिल्टर होगा सर। सिटी भी सिलेक्ट कर सकेगा, मतलब ठीक एरिया हो भी और रेंज भी और ये सारी चीजें। ठीक हो गया, फिर एक्सेप्टेड है। इसके अलावा सर अगर इसमें किसी सर पेमेंट मेथड इसमें ऐड कर सकते हैं या हाँ, पेमेंट जस्ट जो मेथड नाम लिखेंगे उसमें बेसिकली कर? एक्चुअली कोई ऑनलाइन तो घर नहीं इस तरह कोई लेता ना, आपकी डीलिंग यस तो सर। प्रॉपरली होती है, जाके यस सर। आपने स्टाम्प तो वगैरह इसमें सर करना है। जस्ट जो है ना वो फिजिकल मीटअप जो ना वो आपस में कर सकते हैं, मतलब कि कांटेक्ट करके कि हाँ हाँ, वीडियो वो कॉल मैं फिर पर मीट आपको कर गाइड सकते हैं। करता रहूंगा कि आप इसके अंदर मजीद क्या कर सकते हो, वो उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, और किसी का पहले बता दें टॉपिक, किसी का कोई है जिसने कोई टॉपिक लिया हुआ है तो वो पहले बता दे, फिर एक दो चीजें बतानी है आप लोगों को। सर वो एम्प्लॉयज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसका टॉपिक चेंज करके एचआरएम करना, उसमें कंप्लीट मैंने क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट और उसके अलावा एप्लीकेशन मैनेजमेंट, लॉगिन ऐसा वगैरह पता है सारा। क्या है, इतना बड़ा अगर ब्रॉड सा बनाओगे ना तो चीजें मिस हो जाएंगी। किसी स्पेसिफिक फर्म को अपने माइंड में रखो, लाइक यूनिवर्सिटी सारे है। फॉर्म को ही माइंड में रख के बना रहा हूँ जहाँ इसकी नीड और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर ये यूज होगा। अच्छा, और वो उस जो है लिहाज ना, वो फिर आप एक टास्क पोर्टल बना रहे हो, एचआरएम नहीं बिल्कुल बना रहे, बेसिकली आप है टास्क पोर्टल। ठीक है, टास्क पोर्टल में आपके टास्क होते हैं, ये मैं एक उसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको, लाइक ये मैं यूज करता हूँ। सर आप monday.com लिख लें, वो भी एग्जांपल है इसकी। वही ना, बहुत ज्यादा है, ये टीम वर्क है और भी बहुत सारे हैं इसके। तो ये आप इस तरह का कोई टास्क पोर्टल है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें टास्क हैं, माइलस्टोन्स हैं, मैसेजेस हैं, फाइल हैं, तो इस तरह का जो है ना आप वो उसको सर एक यूज। और क्वेश्चन है, हाँ जी। डिजाइन का आपने कहा टेम्पलेट यूज कर सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, तो डिजाइन पर्सपेक्टिव से ये बताएं कि इसमें अगर खुद बनाते हैं उसका कोई प्लस पॉइंट है या टेम्पलेट यूज करें या खुद बनाएं, उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं? अगर खुद बनाने पे एक्स्ट्रा है या इस तरह कोई है? देखें, है कुछ इस तरह से कि टेम्पलेट यूज करें तो उसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि टेम्पलेट यूज करके उसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। ये नहीं है कि उसी का लोगो, उसी के लेबल, आपने ईच एंड एवरीथिंग अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड करनी है, तो उसमें कोई कह लें कि मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। ठीक हो गया, अब सही है। सेकंड थिंग ये आती है कि आपने अपना बना लिया। अपना बनाने से ये है कि एज मैं देता हूँ उस बच्चे को। मैं जब एवेल्यूएशन करता हूँ ना तो मैं मार्क्स नहीं लिखता, मैं ग्रेडिंग करता हूँ बेसिकली, और मैं पॉइंट्स लिखता हूँ। पॉइंट्स इस तरह लिख लिए कि ये चीज मिस है, ये चीज एक्स्ट्रा है। डिजाइन वालों का मैं लिखता हूँ सेल्फ डिजाइन है। फिर उसमें ये होता है कि अगर कोई चीज कहीं से कम है ना तो वो मैं चलो कहता हूँ कि यार चलो ये बच्चे ने इधर किया, तो बेसिकली डिजाइन अपना बनाया तो टाइम तो लगा ही ना उसको। लेकिन एक चीज है कि डिजाइन बना लो, मेन चीज है फीचर्स। जब फीचर हो जाए उसके बाद डिजाइन के ऊपर टाइम लगा लो। बट ये नहीं है कि डिजाइन में सारा टाइम लगा लो और फीचर नहीं है। हाँ, अगर फीचर कंप्लीट है तो डिजाइन खुद बनाया तो मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसके पॉइंट्स हैं। उसमें ये भी ओके, है कि फिर मैंने बताया कि कहीं से कोई वीकनेस है तो फिर वो उसको कवर कर देती है कि भाई आपने डिजाइन अपना बनाया तो चलें टाइम तो इसके ऊपर लगा है। और डिजाइन अपना मैं देख के मुझे पता चल जाता है कि अपना बनाया हुआ है, यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। बट अगर आप टेम्पलेट भी यूज करते हो, उसको भी उस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हो, तो वो भी उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है आपका।
क्योंकि मैंने खुद से अलाउ किया है। जो चीज़ मैं खुद से अलाउ कर रहा हूँ तो उसमें कोई 0.1% भी मार्क्स डिडक्शन नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसके अलावा ना एसक्यूएल सर्वर पे थोड़ा सा बताना था इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर आई थिंक आप लोगों का भी एक पेपर का कोई रहता है कि कब वो होगा, ऐसा ही है ना कुछ, कि वो भी होपफुली पता चल जाएगा आपको आजकल में कि वो पेपर आपका कब होगा। तो जब मैं चाहता हूँ कि जब आपके पेपर ख़त्म हो जाएं तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी है ना, आप उसके अंदर जब आते हैं तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके लेके आए। अब जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी ना इसके बाद वाली, वो बेसिकली होगी एसक्यूएल के ऊपर, प्योर एसक्यूएल बेस्ड क्लास होगी। उसमें चीज़ें रेगुलर वालों ने तो माशाल्लाह अच्छा किया हुआ है, मतलब रिस्पांस का तो मुझे नहीं पता, बट होपफुली आपको भी, उनको आई थिंक सारे लियास ने पढ़ाई थी, आपको भी शायद उन्होंने पढ़ाई हो, तो उनको ये जॉइंस वगैरह उनको आते हैं। ये मेरी फर्स्ट क्लास होगी विद 3.5 इयर्स के अंदर कि जिनको जॉइंस आते हैं, वरना आज तक मुझे ऐसी क्लास नहीं मिली कि जिनको जॉइन आते हो। कुछ क्लासेस ने जॉइन का नाम ही नहीं सुना होता। तो होपफुली आप लोगों ने, आप में से किसी का वो लेक्चर मिस था या आपको नहीं करवाई गई, तो इस मसले इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट डे भी आपसे बात की थी, आज भी इस बात के ऊपर मैं कायम हूँ कि मैं आपसे जस्ट वो चीज एक्सपेक्ट करूंगा जो मैंने खुद डिलीवर की है। मैं आपसे कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि मैंने प्रोजेक्ट करवाया है तो इसके अंदर मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपने पूरी डाटाबेस पढ़ी हुई है तो आपको तो हर चीज आनी चाहिए, या आपने पूरी जेक्यूरी आपको आनी चाहिए, या पूरी C# आनी चाहिए। जो फीचर, और मुझे पता है कि मैं जितना करवा दूंगा प्रोजेक्ट उसमें से 100% बनेगा। उसके अलावा ये नहीं है कि मेरी तरफ से कोई बाउंड है कि आपने बच्चे इससे आगे नहीं करना, जिसने उससे आगे करना है वो करे, एनी टाइम मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप लर्न करना चाहते हो .NET के अंदर करना चाहते हो या कोई भी, मतलब जिसमें मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ, वो इस सेमेस्टर में नहीं है, सेमेस्टर के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, डिग्री क्रॉस हो जाती है आपकी, डिग्री के बाद भी है, तो आप एनी टाइम हेल्प कर सकते हो। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपकी हेल्प आउट करूंगा। तो अगर आपने वो किए हुए हैं जॉइंस वगैरह, उन्होंने बताया कि हमने वो नहीं किए हुए, स्टोर प्रोसीजर्स नहीं किए, तो स्टोर प्रोसीजर मैं खुद करवाऊंगा, ईच एंड फ्रॉम स्क्रैप, जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा और जहां तक हमें रिक्वायर है वहां तक लेके जाऊंगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने जिस तरह पहले हो रही है उस तरह उसको लेके चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आए तो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके लेके आए। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके कौन सा लेके आना है, ये आई थिंक आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ कि आप एक्सप्रेस एडिशन किसी भी वर्जन का करके ला सकते हैं। वो 2008 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, उसके बाद जो भी अभी आया 17 या जो भी है, 19 भी आई थिंक है। मैं 16 यूज करता हूँ, उसके ऊपर मैं जो है ना स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो, वो 17 का है। कुछ बच्चों ने जब ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया ना, तो पॉसिबल है कि एसक्यूएल सर्वर भी साथ में कुछ उसका इंस्टेंस कुछ इंस्टॉल हुए हों। वो इतना एक इंस्टॉल होता है जितना विजुअल स्टूडियो सपोर्ट कर सकता हो। विजुअल स्टूडियो के अंदर रह के आप चीजें मैनेज कर सकते हो। हमने जो करना है ना, उसमें हमें मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए कि मैं उसको सेपरेटली विजुअल स्टूडियो को ओपन किए बगैर डेटाबेस बना सकूं। तो अगर तो डेटाबेस मतलब एसक्यूएल सर्वर विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल है एंड मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं है, तो मैनेजमेंट स्टूडियो सेपरेटली सेटअप मिल जाते हैं वर्जन के अकॉर्डिंगली। अगर किसी का वो नहीं है तो आप कोई भी एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से तो आप एंटरप्राइज कर लें, वेब एडिशन कर लें, जितना हायर वर्जन इंस्टॉल करेंगे सिस्टम के ऊपर लोड उतना बढ़ेगा। एक्सप्रेस एडिशन एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
फिर जितना 2005 नहीं कर लेना, 2005 ना करें, तो मेरी रिकमेंडेशन है 2008 R2। उसमें आपको कुछ सेटअप ऐसे होते हैं कि वो एसक्यूएल अलग होता है एंड मैनेजमेंट स्टूडियो। मैनेजमेंट स्टूडियो बेसिकली वो फ्रंट एंड स्क्रीन है जिससे आप मैनेज कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। कुछ सेटअप्स में कंबाइंड होता है, कुछ में कंबाइंड नहीं होता, अलग से सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। जो मैंने सेटअप बताया है R2 उसके अंदर मोस्टली उसमें कुछ ऐसे सेटअप हैं जिनमें नहीं है, कुछ में है। अगर कोई बच्चा इंस्टॉल कर लेता है, बेसिकली मेरे पास 32 बिट है, आप 64 बिट कर लेना, तो वो शेयर कर दे, उसका लिंक शेयर कर दे, ड्राइव में शेयर कर दे कि भाई जिस ने जो वर्जन इंस्टॉल किया ना वो ठीक चल रहा है, तो वो सारे शेयर करते जाएं कि ये भी ठीक चल रहा है, मैंने स्टूडियो है। फिर ये है कि बाकी बच्चों को सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक इंस्टॉल किया, चल नहीं रहा, अच्छा मैं दूसरा कर लेता हूँ, तो उसमें यह है कि आपको पता है ये चल रहा है, तो आपका तो उसमें कोई नहीं जाना, चले डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो वो बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है ना उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन क्या है कि वो मैक्सिमम आपकी 10 GB, ठीक है। देखिए मैंने ये बच्चे ने लिंक शेयर किया है, ये कोई एक इसको इंस्टॉल करे ना, फिर देखे कि मैनेजमेंट स्टूडियो भी आ रहा है, वो आ रहा है, उसके बाद इंस्टॉल कर लें। पहले एक इंस्टॉल करके इसमें जी मैनेजमेंट स्टूडियो भी है, ओपन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो फिर वो बाकियों को दे दें। तो उसमें जो एक्सप्रेस एडिशन है ना उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये हैं कि वो मैक्सिमम 10 GB डेटाबेस को सपोर्ट करता है। जैसे ही 10.1 होगा आपकी क्यूरीज फेल हो जाएंगी। और उसके अलावा इसमें कैशे साइज भी एक लिमिटेड है। बट आप मैं या छोटे सॉफ्टवेयर जो है ना ये सारी जिंदगी भी उसको यूज करते रहे ना, तो ना ये 10 GB डेटाबेस बना सकते हैं और ना ये कैशे की लिमिट तक पहुंच सकते हैं। ये तो तब जाके मसले बनते हैं कोई बड़ी कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो इस लेवल तक चला गया, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं, लोड बहुत ज्यादा है, तब आई थिंक यूनिवर्सिटी में भी जो चल रहा है ना अभी उसमें भी एक्सप्रेस एडिशन ही चल रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सर्विस अवेल करनी चाहिए अगर आपके पास है कोई चीज इस तरह की, और वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। और ये चीजें बेसिकली आपको बताने का पर्पज ये है कि ये चीजें आती हैं, लर्न होती हैं विद टाइम। आपने बेशक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी फर्म में लगा दिए हैं, जब तक आपको इस तरह का कोई इशू अराइज नहीं होगा, आपको नहीं आइडिया कि इशू क्यों है। आप उसमें नहीं हो, वो आज आपके पास सामने आया है, आपने बेशक 15 साल टेक्नोलॉजी में काम करते रहो, आपको नहीं आइडिया। मुझे भी अभी से कुछ अर्सा पहले नहीं पता था कि कोई कैशे साइज की वजह से इशू बनता है, डीबी साइज का पता था। तो ये कर लें कि कोई 1.5 ईयर पहले, हाँ 1.5 ईयर पहले जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो हर रोज रात को ना 9:30 से 10 स्टार्ट होता था एंड 11 साढ़े 11 बजे तक वेबसाइट स्लो हो जाती थी। अब क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है फ्लोरिडा का है, मेरे पास बजते थे 9, उसके पास बज जाते थे उस वक्त 12 बजते थे। अभी मतलब इस तरह इधर 9 बजे उधर 11 बजते हैं सुबह के, तो वो मेरे पास इसी तरह होना जी 9 होने और उधर 12। जब मेरा 9:30 से लेके कोई 11 बजे का टाइम होना ना, जब मेरे इधर उसने तो जी मेल्स करनी जी, वेबसाइट स्लो हो गई है। मैंने सर्वर देखना, मैंने कहना हर चीज ठीक है, रिसोर्सेज भी मतलब 64 GB रैम है सर्वर की, मैंने कहना रैम भी ठीक है, सर्वर भी जो है वो भी ठीक है, पॉसिबल कैसे हो रहा है कि ये जो है वेबसाइट स्लो हो जाती है, कोई क्यूरी फेलियर नहीं है, कोई लॉग में कोई चीज नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऑफ आवर्स में देखूंगा, उसके ऑफ मतलब उनका जब रात होगी मेरा दिन हो जाएगा, मैंने कहा चलो मैं अपने दिन में देखूंगा। नेक्स्ट डे देखा, जो कुछ मैं कर सकता था किया, फिर दूसरे दिन स्लो, तीसरे दिन फिर स्लो, चौथे दिन फिर स्लो। फिर उसने कराची मेल कर दी जो ऑनर है कि वेबसाइट नहीं है ठीक हो रही, तो मुझे तो यहाँ एक स्टैंड बाई बंदा चाहिए कि जो रात को जो है ना स्टैंड बाई होके बैठा रहे, और हमें सोल्यूशन चाहिए इसका। अब मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर आप ही बताएं, मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही इसकी कि क्या। वो कहते हैं मुझे भी नहीं आइडिया। एक सीनियर थे, वो उनको आई थिंक कोई 13 to 14 ईयर हो गया कंपनी के अंदर, तो मैंने उनसे भी किया। वो कहते हैं भी मेरे साथ भी आज तक इस तरह का इशू नहीं हुआ, ये चीजें हैं। मैंने कहा ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ।
बस वही है ना, जब एरर किसी के पास नहीं आया इस तरह का, उसको नहीं आइडिया, फिर मैं लगा रहा सर्चिंग करता रहा, एट द एंड पता चला जी कि कैशे साइज की वजह से जब लोड पीक टाइम बढ़ता है तो कैशे साइज एसक्यूएल का फुल हो जाता है, और ये एक्सप्रेस एडिशन में होता है। मैंने उस वक्त मेल की, मैंने कहा जी पेड एडिशन पे लेके जाओ। साथ लिक्विड वेब वालों से कांटेक्ट किया, विद इन 20 to 30 मिनट्स वेब एडिशन हुआ और वेबसाइट जो है वो इशू रिजॉल्व हो गया। आज से कोई महीना डेढ़ पहले एक और वेबसाइट थी, उसकी क्यूरीज फेल होने लग पड़ी, बट अब मुझे पता था कि ये कोड कोई चेंज नहीं हुआ, हर चीज ठीक है। जैसे इशू हुआ मैंने ये चीजें चेक की, मैंने देखा कि वो वर्जन एक्सप्रेस ही था। मैंने कहा पहले डेटाबेस का साइज चेक करता हूँ, डेटाबेस का साइज देखा तो पूरा 10 GB था। मैंने कोई सर्च नहीं, कोई कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिंपली कह दिया, मैंने कहा भाई एक्सप्रेस एडिशन है, डेटाबेस का साइज हो गया 10, बस इसकी लिमिट पूरी हो गई है, इसको पेड वर्जन में करवाओ। उसने साथ ही जी लिक्विड वेब, एक ये है कि जो फॉरेन कंट्री के हैं ना, ये आपके जो क्लाइंट वगैरह हैं, ये इस तरह नहीं होता कि मैं किसी तरीके यार बचा लो मुझे इससे डेटाबेस। उनका है कि लगाएंगे तो आएंगे। हम लोगों की उल्टी सोच है, हम कहते हैं आएंगे तो लगाएंगे। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। मतलब मैं फॉरेन कंट्री का क्लाइंट है जिसके साथ काम करता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई लाइक ये चीज लेनी है, $500 की है, ये सॉफ्टवेयर है, ये मुझे चीज चाहिए, प्लगइन चाहिए। उसने कभी नहीं पूछा, आज तक उसने कभी नहीं पूछा कि इसका कोई अल्टरनेटिव है। वो जस्ट उसकी, मुझे पहले से पता होता है, उसकी नेक्स्ट मेल होती है कि मुझे वो लिंक शेयर करो जहां से मैं बाय कर सकूं। और बिलीव मी, विद इन 15 to 20 मिनट मुझे उसकी सीरियल की, उसकी एग्जी, ये सब कुछ उसका आ जाता है। वो बेशक $100,000 का हो, बेशक $500 का हो, बट ये है कि वो लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कि भाई लगाएंगे तो आएंगे, हम लोग कहते हैं आएंगे तो लगाएंगे। तो एसक्यूएल की बात हो रही थी, तो आप सब लोग कोशिश करें कि ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास में क्यूरीज करवानी है, जॉइंस करवाने हैं, क्यूरीज रिलेटेड जितना भी काम है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टोर प्रोसीजर वगैरह नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह जब मॉडल बनाएंगे उससे नेक्स्ट क्लास में, तो वो तब करेंगे। बाकी अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदरवाइज आप जा सकते हैं। पेपर है आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दें। मैं जितना मर्जी कहूँ वो होना तो नहीं है, वो बेसिकली कोशिश करें एक दूसरे से ना पूछें, जो आपको ठीक एक लगता चीज़ है। पूछनी थी हाँ जी। सर, हम ये वेब सर्वर कंट्रोल्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं HTML सर्वर कंट्रोल्स के ऊपर? उसकी रीजन ये है कि देखें, एक तो इजी टू यूज है। मैंने बताया अगर वो स्टाइल शीट ही लगाना हो या क्लास लगानी हो, उसमें ऐड एट्रीब्यूट करके देन उसमें पहले क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं, देन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उसमें आपके पास इतने ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं अवेलेबल होते सर्वर साइड पे, फिर कुछ रिक्वेस्ट के पैरामीटर से यूज करने पड़ते हैं, इस तरह करके कुछ टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो बट सर्वर साइड में वो ईच एंड एवरीथिंग बिल्ट इन है, डाट लगाओ हर चीज आपके पास आ जाती है। एट द एंड वही है ये, बट जो चीजें हमने खुद से करनी है ना अपनी एफर्ट लगा के, वो उन्होंने उसके अंदर इम्बेड कर दी है। वो वैसे बिल्ट इन वहाँ पे पड़ी हैं। एग्जैक्टली तो फिर मतलब जो चीज इजी टू यूज हो बंदा उसको प्रेफर करता है ना, कि जो HTML। ठीक होगा सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज सर ये आपका इंस्टॉल करने के बाद हम चेक कैसे करेंगे कि ठीक चल रहा है नहीं चल रहा? वो कुछ इस तरह से करेंगे कि ये ना सर्च में, पता नहीं इधर से सर्च कैसे शेयर होगी। आप सर्च करना मैनेजमेंट स्टूडियो अपनी सर्च के अंदर, जब इंस्टॉल हो गया ना तो मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना। अगर आपको कुछ इस तरह का आइकन नजर आ गया ना, इस तरह का, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। अगर आपको कोई इस तरह का आइकन, मैं ना क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ उसको। मैनेजमेंट स्टूडियो इस तरह का आपका आइकन होगा, एंड अगर इस तरह का आइकन आता है उसको ओपन करते हो, और मैं वो भी नेक्स्ट स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा आपके पास तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट स्टूडियो मिसिंग है, वो फिर सेपरेटली इंस्टॉल भी हो सकता है।
अगर किसी का नहीं है तो वो फिर उस वर्जन का सेपरेटली मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करके देख ले। ये इधर गई सेल्फ, इस तरह का आइकन आ जाएगा आपके पास। एंड जब उसको ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरह की स्क्रीन भी आएगी। ये इस तरह की स्क्रीन भी आएगी आपके पास। सर मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक हो शेयर गया। कर दिए। ठीक है, मैंने कहा अभी दिखाऊंगा तब तक भूल ना जाओ, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट बना के दे दिया। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन?